नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे न्यूक्लियस के, देन उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूक्लियस हमारे सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं, आप उनमें कह सकते हैं डीएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि वायरस। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें डिस्कवरी के बारे में बता दूं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसका जो ईयर है क्लियर नहीं है, वेरी करके बताता है हर जगह, आप देखेंगे तो ईयर आपको उतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, इसको देखने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने से पहले मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नोट बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर आप देखेंगे ना, कोई चीज़ अगर आप देख लेते हैं या कोई चीज़ आप खुद से बताते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा स्टेबल रहती है, रादर देन अगर आप उसको पैसिवली केवल किसी का लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नोट्स के पीछे मत भागिए, इन सारी चीज़ों के नोट्स आप बनाते चलिए, आपको बेस्ट नोट्स मिले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये देखिए आप, इस तरीके से बाहर इसके क्या पाई जा रही है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इस मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर इनवेलप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये है, इसमें एक पार्ट पाया जा रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अराउंड में इस तरीके से, ठीक है, क्या पाया जा रहा है, क्रोमेटिन। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि क्या जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियोलस का पार्ट है? नहीं, वो न्यूक्लियोलस का पार्ट नहीं है, वो न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन पाया जाता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूक्लियोलस का पार्ट क्रोमेटिन नहीं है। अब ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, क्रोमोसोम का, जो आगे चल के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे भी, आपके सिलेबस में है क्रोमोसोम कंपैक्शन। ठीक है, या जिसको कि पैकिंग कहते हैं, क्रोमोसोम पैकेजिंग। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से कवरिंग पाई जा रही है, तो बीच बीच में इस तरीके से गैप पाया जाता है, इसी गैप को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये गैप क्यों पाया जाता है, जैसे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया था कि बाहर इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते थे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते थे, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। उसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल इसके बीच में पाया जा रहा है, तो अगर कोई आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो वो जेनेटिक मटेरियल आप देखेंगे कि आगे क्या होगा, यही न्यूक्लियस में यूकैरियोट्स जो सेल होते हैं उनमें यहीं पे क्या होगा, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए को बाहर निकलना होता है, साइटोप्लाज्म में जाना होता है, वो कैसे होगा, इसके लिए न्यूक्लियर पोर होता है। मैं आपको थोड़ा बताते चल रही हूँ, दैट्स वाई कि आपकी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, फिर क्या पाया जाता है इनमें, इस तरीके से न्यूक्लियर, फिर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। अभी आप देखेंगे क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, और न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब कवरिंग, इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक लिफाफे में बंद होता है। ठीक है, जैसे कि आप पैसे देते हैं किसी को शादी में लिफाफे में बंद करके, उसी तरीके से एक लिफाफे में बंद होता है, और उस लिफाफे में जो आप किसी को शादी में देते हैं, खोलते हैं आप उसको, ठीक है, देन पैसा निकालते हैं। उसी तरीके से इनके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाया जाता है आने जाने के लिए।
इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में, कैसा ऑर्गेनेल है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और हमारे सेल में दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कंट्रोल सेंटर होता है, सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी को, दैट सेलुलर एक्टिविटी, बेसिक सेलुलर एक्टिविटी क्या है, जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी इसी में होती है, यूकैरियोट सेल में, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोट सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोट का कैरेक्टर ही क्या था, इसको कैरियन भी कहते हैं, प्रोकैरियोट। तो कैरियन का मतलब बताया था मैंने न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, पूरा डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, जिसको कि आउटर कवरिंग भी कहते हैं, सबसे बाहर की कवरिंग, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा उसके न्यूक्लियस इन्वेलप जो होता है, उसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, यहाँ बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जैसे आपका साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं आप। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। और ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, एज सच ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस तरीके से दो मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो दो मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जाती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और इनके बीच में क्या होता है, इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ ऐसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं इसको, ये फील्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं इसको, ये इसमें क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या पाया जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। कंटेन न्यूक्लियर पोर्स दैट रेगुलेट द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, इस तरीके से पोर पाया जाता है, यहाँ ऐसे 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 इनके बीच में पोर पाया जाता है। और यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियस और डीएनए का क्या होता है, पासेज होता है, ठीक है। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती है। देन एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है, मेस लाइक नेटवर्क, मतलब इस तरीके का मेस, जाल लाइक नेटवर्क होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर इन्वेलप को, इस न्यूक्लियर इन्वेलप को क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो है मेंटेन करता है शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनाइज क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखता है कि इसी तरीके से इसका शेप हो, ठीक है। और क्या करता है, क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करता है। इसके बीच में आप सबको पता है कि क्रोमेटिन पाया जाता है, यहाँ इसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम कौन करता है, न्यूक्लियर लेमिना करता है, ठीक है। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देन क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। मैंने बताया था कि न्यूक्लियस इस तरीके से है सेल, यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और यहाँ ऐसे क्रोमेटिन पाया जा रहा है। तो क्रोमेटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स है डीएनए का और प्रोटीन का, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन। अभी आप इसको आगे और क्लियर पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यही क्या होगा बाद में, ये डीएनए, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि जब कंपैक्शन ऑफ डीएनए आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से सोलिनॉइड मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन का पार्ट, न्यूक्लियोसोम का पार्ट है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन एक काइंड ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलके फिर क्या करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दो फॉर्म में पाया जाता है, यूक्रोमेटिन, अभी आप नाम जान लीजिए, और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन इसी में होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है, लेस कंडेंस्ड होता है ये। और ये हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन इसमें नहीं होता है। इसको जब आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली आप क्रोमेटिन की दो चीजें जान लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक सबस्टांस है। आप सबको पता है कि इस तरीके से न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में इस तरीके से पूरा ये जेल लाइक सबस्टांस, मैं एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लूँ, मान लीजिए ये इस तरीके से ये पूरा भरा रहता है, ठीक है।
इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा ऐसे भरा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके ऊपर में क्या पाया जाता है, इस तरीके से क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस, और फिर इधर ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। तो इस तरीके से कुछ न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और ये हो गया आपका क्रोमेटिन, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपका ये कभी ऐसा नहीं रहेगा कि क्लियर ना हो, ठीक है। इस तरीके से पाया जाता है। न्यूक्लियोलस बताया मैंने कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, जिसको कि आरआरएनए कहते हैं, सिंथेसिस और असेंबली होती है राइबोसोमल सब यूनिट्स की, ठीक है। राइबोसोमल सिंथेसिस मतलब इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, राइबोसोम बनता है। राइबोसोम आपको पता है 70S टाइप का पाया जाता है आपके प्रोकैरियोट में, और 80S का पाया जाता है आपके यूकैरियोट में। राइबोसोम में ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी कि प्रोटीन बनता है। राइबोसोमल आरएनए का मतलब है, राइबोसोम जो है 3 तरीके का पाया जाता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं टीआरएनए, ठीक है। तो जो ट्रांसफर आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए का पार्ट, वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर ये बना होता है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्यों न्यूक्लियस की जरूरत है, ठीक है। तो ये जेनेटिक कंट्रोल करता है। जेनेटिक कंट्रोल आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हाउस द सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म वाइज, स्पीसीज वाइज वेरी करता है, ठीक है। ह्यूमंस का 46 है, लेकिन अभी कैट का आप देखेंगे, डॉग का देखेंगे, तो ये वेरी करता रहता है, ठीक है। कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, पी लिख देती हूँ, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, न्यूक्लियस में हो रही हैं। तो ये क्या करता है, जेनेटिक कंट्रोल करता है, अनुवांशिक नियंत्रण केंद्र कहते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग यहीं पे होती है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए की सिंथेसिस, ये साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से एमआरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से। डीएनए से एमआरएनए का बनने का काम यही होता है। और प्रोसेसिंग होती है प्री एमआरएनए की, मतलब समझ रहे हैं आप। मैं इसका मतलब आपको समझा दूं, यूकैरियोट का डीएनए इस तरीके से होता है, यूकैरियोट सेल इस तरीके से है, वहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियस पाया जा रहा है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और का प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो मटेरियल है, ये कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के लिए इसका क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग था। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आप यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, या किसी जहाँ पे मतलब गर्म हॉट वहाँ पे ज़्यादा रहता है, वहाँ से आप शिमला जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने साथ आप कुछ चीज़ें ले जाएंगे, लाइक आप स्वेटर्स ले जाएंगे, आप ग्लव्स ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ले जाएंगे, ताकि आप ठंड से बच सकें। कश्मीर जा रहे हैं तो आप ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे जैसे यहाँ पे टी शर्ट पहन के घूमते हैं। तो वही काम यहाँ पे की जाती है। जब इसको न्यूक्लियस से कहाँ भेजा जाता है, साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, तो इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या कहला है, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन, ये सारी चीज़ें कहलाता है। इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या काम है इसका। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। अब मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब किसके द्वारा, जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन हमारा न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। सिग्नल क्या करता है, सिग्नल फ्रॉम इन्वायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन थ्रू रेगुलेटरी प्रोटीन दैट एक्ट इन द न्यूक्लियस। वही बात करिए, रेगुलेशन का काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है।
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप में, जो क्या करते हैं जैसे कि आरएनए और प्रोटीन को आने जाने देते हैं। इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाया जा रहा है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को और आरएनए डीएनए को बाहर आने देता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यही काम बोला जा रहा है कि ये काम ये करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स एनएलएस, इसके लिए क्या पाया जाता है, सिग्नल पाया जाता है। सिग्नलिंग आपने पढ़ रखा होगा, मैंने पढ़ाया है, शॉर्टिंग, प्रोटीन टारगेटिंग, सिग्नलिंग, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं, इस तरीके से सिग्नल पाया जाता है। यहाँ पे सिग्नल पाया जाएगा कि तुमको अब यहाँ से यहाँ जाना है, ये सिग्नल देगा। जैसे मैंने रेड लाइट वाला और सड़क जब आप क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो मैंने बताया था कि जब ग्रीन लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, येलो लाइट होती है तो आप रेडी हो जाते हैं, और सॉरी रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, येलो होती है तो आप रेडी हो जाते हैं, ग्रीन होती है तो आप चलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी पासेस के लिए सेल में एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए सिग्नल्स होते हैं कि तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। उसका एक टारगेट होता है कि इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसके लिए हेल्प करते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल पाए जाते हैं प्रोटीन पे, जो इनके ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं। जब क्या होता है, इनका न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम बायोजेनेसिस, मतलब न्यूक्लियोलस इज क्रूशियल फॉर सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल यूनिट। न्यूक्लियोलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम के बनने में, ठीक है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और राइबोसोम का सिंथेसिस किस में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। केमिकल दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए आरएनए तो बताने की जरूरत ही नहीं है, डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख ही रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही इस तरीके से क्या पाया जाता है, ये आपका क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन था वही डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वही डीएनए उसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका डीएनए जो ऐसे दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। केमिकल में आप समझ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किस तरीके से किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसका बेस कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है, एसिड बेस आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इसमें किस तरीके का बेस पाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए डीएनए की, ठीक है, डीएनए की अगर बात की जाए तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए को हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म सबसे पहले हम समझ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दैट प्ले क्रूशियल रोल इन स्टोरिंग ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड को इस तरीके से डिवाइड करना चाहें तो दो तरीके से पाए जाते हैं, एक होता है आपका डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे कहें तो दो तरीके के होते हैं, डीएनए आरएनए। काम क्या है इनका, क्रूशियल रोल होता है जेनेटिक क्या करने में, स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर, अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन रखेंगे। जैसे आपकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, जेनेटिकली ये चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, आपके मदर फादर के हिसाब से डिसाइडेड होती हैं, ठीक है। आपका कलर कैसा होगा, ठीक है, अगर आप अमेरिका में हैं तो आप वाइट कलर के होंगे, ठीक है। अमेरिका में भी ब्लैक पीपल्स पाए जाते हैं, प्लेस वाइज क्या होता है, वेरी रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिकली डिसाइडेड होती हैं। तो ये जेनेटिकली आपका डिसाइडेड है कि आपका कलर क्या होगा, आपका प्लेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें डीएनए डिसाइड करे। तो ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और यही इन्फॉर्मेशन जब आपके बच्चे होंगे तो उनमें ट्रांसमिट होगा। जैसे आपके मदर फादर में, फादर से आप में आया है, उसी तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों तक जाएगा। यही काम क्या होता है, डीएनए और आरएनए का होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे डीएनए एज आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जैसे वायरसेस, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरीके के डीएनए और आरएनए दिखते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन नॉर्मल आप इस तरीके से देखते हैं, लेकिन ये ऐसे नॉर्मली नहीं मिलकर बने होते, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन। इस तरीके से ये जो बैक देख रहे हैं, ये ढांचा जो मैंने अभी अंडरलाइन किया रेड कलर से, ये किसका मिलकर बना होता है, शुगर का
शुगर, शुगर में आप पढ़ेंगे जो आप डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, राइबोज पढ़ रहे हैं ना वो शुगर है, राइबोज जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज शुगर। राइबोज आरएनए में पाया जा रहा है, वही चीज डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज जो आपने पढ़ा वो ये जो ढांचा है ना, ये शुगर और फॉस्फेट का मिलकर बना है, किसका, शुगर और फॉस्फेट। और इसके अंदर इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे इस तरीके से कुछ लाइनिंग आपको दिख रही हैं, ये लाइनिंग, ये क्या है, ये आपके नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। बेस का कंपोजिशन आपको पढ़ना था ना, और वो नाइट्रोजिनस बेसेस क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। क्या क्या, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो आप दो लाइनें बनाते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे एडेनिन और थाइमिन के बीच दो लाइनें, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इस तरीके से नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें इस तरीके की बैकबोन पाई जाती है जो शुगर और फॉस्फेट की मिलकर बनी होती है, और उनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं जिनको नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। वही चीज़ क्या होता है आपके आरएनए में भी होता है। अब एक एक करके हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए को मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ आपको, ऐसा दिखता है कुछ आपका डीएनए, ठीक है, कुछ इस तरीके का डीएनए आपका दिखता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में डीएनए ऐसा होता है, कैसा, आप बोलेंगे मैम आपको कंफ्यूज करें, नहीं, डीएनए ऐसा होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपको ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है, डीएनए आपको सिंप्लीफाई करके ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये डीएनए इस तरीके का होता है जिसमें आप देख रहे हैं 5 प्राइम एंड पाया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ 3 प्राइम एंड पाया जाता है। तो जो आप पढ़ते हैं डीएनए में यहाँ पे 5 और 3 ये इस तरीके से होता है। तो एक्चुअल में डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्राइम एंड ऐसे आप बनाते हैं ना, सॉरी, ये स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ऐसे, ठीक है। 3 प्राइम एंड यहाँ लिखते हैं, 5 प्राइम लिखते हैं, 3 प्राइम 5 यहाँ पे 3 और 5, ये क्या होता है, इसको भी आप बात समझ लीजिए, ठीक है। जो आपका डीएनए होता है उसमें और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ये जो शुगर है ना, इसके इस एंड पे क्या होता है, OH पाया जाता है, ठीक है, OH पाया जाता है, ठीक है। और ये आप देखिए इस तरीके से, यहाँ पे ये रहा आपका डीएनए। डीएनए में क्या है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे ये जो तीसरा ऐसे नंबरिंग इन की जाती है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो डीएनए में क्यों डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनका H ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, H, ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे OH पाया जाता है। इसी वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, और इतनी अनस्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है डीएनए के लिए, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर है आरएनए में। इसी वजह से जो होता है डीएनए मोस्टली एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, ठीक है, इस तरीके से फॉस्फेट शुगर इस तरीके से अटैच होके ये वाली बैकबोन बन गई, ठीक है, ये वाली बैकबोन। और इनके बीच में ये क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जाती है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन, इसको 3D मॉडल आप कह सकते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, शुगर से ये अटैच होते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना 5, इसको प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर होता है, शुगर इसमें भी क्या होते हैं, रिंग है, ठीक है, इस तरीके से। आप सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है 12 तक, तो वहाँ पे आपको पता है कि इस तरीके से नंबरिंग होती है 1 2 3। वही नंबरिंग इस नाइट्रोजनस बेस की भी होती है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस भी इस तरीके से रिंग में पाया जा रहा है। इसी वजह से ये जो शुगर वाली नंबरिंग है उसको उसमें प्राइम लगा दिया जाता है, ऐसे नंबर, इसका 1 2 3,
इस तरीके से, और इसमें 1 प्राइम 2 प्राइम इस तरीके से। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में फॉस्फेट का जो है एक एंड, फॉस्फेट का जो 5 प्राइम एंड खाली होता है, इस वजह से ये 5 इसको डिनोट किया जाता है, और शुगर का एक एंड खाली होता है, मतलब शुगर में अटैचमेंट के लिए जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, H पाया जाता है। ठीक है, शुगर में अटैचमेंट के लिए जगह होती है क्योंकि यहाँ पे H पाया जाता है, इसी वजह से इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया। मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत हायर लेवल का बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ क्लियर रहेगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो DNA का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप DNA बनाएंगे इसी तरीके का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि DNA एक्चुअली में इस तरीके का पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से 5 प्राइम एंड, तो इसका इस तरीके से इसका दूसरा छोर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, तो इसका फिर इसी का अपोजिट दूसरा होता है, यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 3। हमेशा ये किस डायरेक्शन में चलेगा, 5 to 3 के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से देख रहे हैं 5 से 3 और ये फिर 5 से 3। ठीक, हमेशा इसका डायरेक्शन यही होगा। इन सब का ज़्यादा रूल आप पढ़ेंगे जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी से आपका क्लियर रहेगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो DNA का स्ट्रक्चर आपको होपफुली, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। कुछ इस तरीके से ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। ये फॉस्फेट हो गया आपका, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज, और ये हो गया एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस। इस तरीके का अटैचमेंट इनमें होता है। ठीक है, तो मैंने एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी कैसे पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या होता है इनका केमिकल स्ट्रक्चर, क्या होता है इसके बारे में। तो केमिकल स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। हर स्ट्रैंड जो होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे से किससे बने होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनमें पाया जाता है। आप एक बात और जान लीजिए, ये जो DNA होता है ना, एक दूसरे से जो इनकी अटैचमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स में आप सबको पता है कि क्या क्या पाया जाता है, शुगर। ठीक है, शुगर, फॉस्फेट और क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं, ये जो अटैचमेंट होती है इनको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे आपके एमिनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी तरीके से इनमें क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बने होते। मैंने आपको ऑक्सीराइबोज बताया, राइबोज शुगर किसमें, RNA में, और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज एक फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता रहा, और नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। यही बात मैंने बताई किससे मिलकर बने होते हैं। आप इसको चाहें DPN से याद कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, और वहीं अगर ये बात RNA की होगी तो वहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, बेस कंपोजिशन 4 तरीके के बेसिस पाए जाते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, यानी कि ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये जो एडेनिन और गुआनिन, इनको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स, एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन्स कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं। साइटोसिन और थाइमिन को क्या कहते हैं हम, पायरीमिडीन्स कहते हैं, पायरीमिडीन्स कहते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स कहते हैं। इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो प्यूरिन्स में आपका क्या गया, एडेनिन, गुआनिन, पायरीमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। A ऑलवेज पेयर विथ T और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। RNA में यही क्या होता है, यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, यूरेसिल। गुआनिन क्या होता है, ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, G ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेटली कॉपीड एंड ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जब होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। 2 इस तरीके से पेयरिंग होगी तो ऐसा देखा जाएगा कि A के साथ हमेशा T आए और G के साथ हमेशा C आए। ये चीज़ इंश्योर की जाती है, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब आपके माता पिता के कैरेक्टर आप में है और आपके कैरेक्टर आपके बच्चों में। दैट इज सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर RNA सिंथेसिस। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो DNA क्या होता है, DNA का 2 स्ट्रैंड होता है। इस तरीके से आपने देखा DNA का 2 स्ट्रैंड होता है। तो जब आप RNA सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, यही DNA का एक जो है टेम्पलेट की तरह, मतलब एक हेल्प की तरह किसके लिए काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में। ये आपको तभी समझ में आएगा जब ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ इसका फंक्शन जान लीजिए। तो होपफुली आपको
ये डीऑक्सीराइबोज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज के बाद हम पढ़ने वाले हैं आरएनए, ठीक है। अब आरएनए आप समझ लीजिए, आरएनए का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, कुछ अंतर नहीं है इसमें, इस तरीके से पाया जाता है। बस क्या अंतर है कि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इस तरीके से राइबोज शुगर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है और यहाँ डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन की ही जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। दो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे राइबोज शुगर, अब आप देख रहे थे कि यहाँ पे क्या है, OH है, जबकि यहाँ पे क्या है, H है। यही डिफरेंस होता है इनके में, और यही वाला क्या लिखाता है, 3', ठीक है। और बाकी चीजें इनमें सेम होती है। और एक चीज अंतर है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तीन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होते हैं, यूजुअली ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, लेकिन यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये आपकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है। शुगर में राइबोज शुगर पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियो बेस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियो बेस, ठीक है। और यूरेसिल पाया जाता है इनमें थाइमिन की जगह पे। तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। इसको भी आप पढ़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनमें भी पाया जाता है, ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, सारे न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, राइबोज। अगर यही डीएनए की बात होती है तो डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस दोनों में पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस में एक चीज अलग होता है, यहाँ पे एडेनिन की, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, AUGC। बेस कंपोजिशन की बात करें तो बेस कंपोजिशन क्या होता है, एडेनिन और थाइम, मतलब इसमें भी पिरिमिडीन और प्यूरिन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं, जैसा कि आपके डीएनए में था, ठीक है। प्यूरिन और पिरिमिडीन, यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन होता है, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ भी पाई जाती हैं, ठीक। एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, पेयरिंग सेम होगी। ए जो है आपका यहाँ पे यू के साथ पेयर करेगा डबल बॉन्ड के साथ, जी जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ पेयर करेगा। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। यूरेसिल रिप्लेस कर देता है थाइमिन को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन आरएनए, और ए यू के साथ पेयर करता है। आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, डाइवर्स इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, कई तरीके के पाए जा सकते हैं, और फंक्शन में जैसे mRNA, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। डीएनए के भी टाइप पाए जाते हैं। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए और mRNA के टाइप्स के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन में क्या होता है, ये क्या होते हैं, ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। क्या करते हैं, ये डीएनए से क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनता है, ठीक है, राइबोसोम में, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आरएनए को राइबोजाइम्स भी कहते हैं, एक एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं। आप अभी इतना ही बस जान लीजिए कि ये एज अ राइबोजाइम, एक एंजाइम की तरह, कैटालिटिक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, इसी वजह से इनको राइबोजाइम भी कहा जाता है। रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं जब mRNA और siRNA की जरूरत पड़ती है, ये भी आप अपर लेवल पर पढ़ेंगे, अभी बस एज अ फंक्शन इनको जान लीजिए, ठीक है। बहुत डिटेल इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली डीएनए और आरएनए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक समरी मैंने दी है, समरी में क्या बताया है कि डीएनए जो होता है ये टिपिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीऑक्सीराइबोज और बेस ATCG पाया जाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और AUCG पाया जाता है। दोनों क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और बेस कंपोजिशन में ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो डीएनए और आरएनए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रक्चर दिया है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, OH पाया जाता है और यहाँ पे H पाया जाता है, इसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और इसको राइबोज कहते हैं। तो होपफुली इतनी चीजें समझ में आ गई हों। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए का टाइप, क्योंकि डीएनए और आरएनए का टाइप आपको पढ़ना है, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए के टाइप क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझ गए, क्योंकि अगर एक साथ आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेंगी चीजें। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझ गए और आरएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए जो होता है 3 तरीके का होता है, ठीक है। डीएनए के बहुत सारे टाइप भोज होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 तरीके का पाया जाता है। कौन सा, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस पहला आप समझ लीजिए, यहाँ मैं चार्ट से आपको समझाती हूँ। पहला डिफरेंस, जो ये ए डीएनए होता है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, मतलब जब उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ऐसे राइट हैंडेड, ठीक है। मैं डायग्राम से आपको दिखा दूँ, यहाँ कुछ इस तरीके से,
ये देखिए ए और बी डीएनए की अगर बात की जाए तो ये क्या हो रहा है, राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए राइट हैंडेड फॉर्म में पाया जा रहा है, ये राइट हैंडेड फॉर्म में, ठीक है, राइट हैंडेड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट हैंडेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पाए जाते हैं, राइट हैंडेड फॉर्म्स में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और जबकि जेड क्या होता है, वो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से और स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंस इनमें जानिए, डायमीटर में इनके डिफरेंस होता है। डायमीटर, आपने डीएनए का डायमीटर मैंने बताया हो, वहाँ पे नहीं बताया, तो डीएनए का डायमीटर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो लेंथ होती है ना, इसको डायमीटर कहते हैं डीएनए का, ठीक है। ये वाली लेंथ इस तरीके से, ठीक है, ये जो लेंथ होती है तो इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए का डायमीटर में डिफरेंस होता है। जो ए फॉर्म डीएनए होता है उसमें 26 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म में 20 एंगस्ट्रॉम और जेड फॉर्म में 18 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। हेलिक्स पर टर्न, हेलिक्स मतलब एक डीएनए इतना ऐसे घूमा, ठीक है, इतना, इनमें इनका जो डिफरेंस है इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। जैसे जो आपका नॉर्मल डीएनए होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है, लेकिन ए फॉर्म में आप देखेंगे तो ए फॉर्म में क्या हो रहा है, 28 एंगस्ट्रॉम पाया जा रहा है, बी फॉर्म में 36 और जेड फॉर्म में 44। उसी तरीके से बेस पेयर पर टर्न, मतलब एक इस तरीके के टर्न में कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं, मतलब कितने एडेनिन गुआनिन वाले हेलिकल टर्न पाए जा रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। नॉर्मल 10 होता है, लेकिन ए फॉर्म ऑफ डीएनए में 11, बी फॉर्म जो जनरली जो हम पढ़ते हैं वो बी फॉर्म ही डीएनए का पढ़ते हैं, ठीक है। डीएनए का जनरली बी फॉर्म वाला ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11 बेस पेयर पाया जाता है। हेलिक्स बेस पेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 2.6 पाया जाता है, बी में 3.6 और यहाँ पे 3.7 एंगस्ट्रॉम। टिल्ट होता है, मतलब टिल्ट इस तरीके का पाया जाता है, वो आप इसको बस ऐसे जान लीजिए। और इनमें एक ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, बस उसको आप जान लीजिए, ये हायर लेवल का है। एंटी होता है और इसमें एंटी और सिन दोनों होता है। एंटी और सिन ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, जनरली जो डीएनए हम पढ़ते हैं वो हम बी डीएनए ही पढ़ते हैं एज अ मॉडल के रूप में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ए डीएनए क्या होता है, ए डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है डीएनए का। कुछ कंडीशन के अंदर ऑफ डिहाइड्रेशन या इन्वायरमेंट में जहाँ पे लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन है वहाँ पे ये बनता है, ठीक है। शॉर्टर और वाइडर होता है बी डीएनए से, मतलब बी डीएनए से छोटा होगा और चौड़ा होगा। मतलब ये देखिए डायग्राम आप, बी डीएनए से क्या होगा, छोटा होगा, और ये देख रहे हैं आप थोड़ा पतला है, ये इससे थोड़ा चौड़ा होगा, और ये उससे ज़्यादा लूज होगा, ठीक है। बेस पेयर मैंने बताया इनमें 10.5 पाया जाता है एज कम्पेयर टू बी डीएनए। ए डीएनए लेस कॉमन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब बहुत कम पाया जाता है किसी किसी कंडीशन में, जैसे अधिक साल्ट कंसंट्रेशन, एनवायरमेंटल कुछ कंडीशन है तब ए डीएनए बनता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको देखा गया, जैसे कि सिंथेटिक डीएनए स्ट्रक्चर और अंडर स्पेसिफिक क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन में ये बनता है। बी डीएनए सबसे कॉमन डीएनए जो हम पढ़ते हैं वो बी डीएनए ही पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन डीएनए है। एज वेल एज नोन फॉर डीएनए फाउंड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन सेल, सेल में यही डीएनए पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 10.5 बेस पेयर टर्न में पाए जाते हैं। रिलेटिवली लॉन्ग और नैरो होता है, बेस स्टैक्ड होते हैं टॉप ऑफ ईच अदर, इस तरीके से बेस एक दूसरे के टॉप पे पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था ए टी के साथ, जी सी के साथ, यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और बी डीएनए की बात कीजिए तो ये टिपिकली डिपिक्टेड इन द टेक्स्ट बुक एंड इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बेसिकली जिस डीएनए को हम पढ़ते हैं वो बी डीएनए होता है, ठीक है। तो ए डीएनए बी डीएनए आपको समझ में आ गया होगा। जेड डीएनए की बात करें, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। बाकी ए डीएनए और बी डीएनए कैसे होता है, राइट हैंडेड होता है, मतलब उनका जो फॉर्मेशन होता है राइट हैंड के टर्म में होता है। जेड डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये भी स्पेसिफिक कंडीशन में बनते हैं, जैसे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाए आपकी बॉडी में, सीक्वेंस विथ अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पेरीमिडीन बेसिस, इस तरीके से इनका अल्टरनेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है, सी जी इस तरीके से, ठीक। जिगजैग अपीयरेंस होता है, इस तरीके का अपीयरेंस, जिगजैग, ठीक है, जिगजैग इसको कहते हैं, जिगजैग इनका अपीयरेंस होता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में लेस कॉमन होते हैं ए और बी की तुलना में, बट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जीन रेगुलेशन में विद सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के टाइम पे
ये डीएनए हेल्प करते हैं। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, यानी कि जब क्रोमेटिन का आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम में किस तरीके से क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, वहां पर रीमॉडलिंग आएगा, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, जब डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये तो मैंने आपको कंपेयर करके बताया ही था। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। इनका डीएनए में आपका मैंने बताया था इस तरीके से। तो बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ए और बी क्या है, राइट हैंडेड है, इनके बेस पेयर में डिफरेंस है। ठीक है, जेड क्या है, थोड़ा लूज होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन, बी सबसे कॉमन है, ए उससे कम कॉमन है और जेड सबसे कम कॉमन है। ठीक है, तो यही सारे डिफरेंसेस इनमें पाए जाते हैं। आरएनए की बात करें तो आरएनए के टाइप भी 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्यों इस तरीके के टाइप के आरएनए होते हैं, इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। टाइप तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर इनके मैंने दिए हैं राइबोसोमल आरएनए के। एमआरएनए कुछ इस तरीके का पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है, ऐसा, ये आपका हो गया एमआरएनए। ठीक है, ये हो गया आपका टीआरएनए, इस तरीके का पाया जाता है। और ये आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम आप सबने देखा है, इसके इसमें जो आरएनए पाए जाते हैं उन्हें आरआरएनए कहते हैं। जो प्रोटीन को इनकोड करते हैं उनको एमआरएनए, और जो ट्रांसफर का काम करते हैं उसको टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, एमआरएनए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आरएनए के टाइप्स की, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। जो एमआरएनए होता है मैंने दिखाया लीनियर होता है, इस तरीके से पाया जा रहा है। ठीक है, लीनियर होता है। टीआरएनए क्लोवर लीफ में पाया जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा, क्लोवर के लीफ की तरह पाया जाता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। आरएनए क्या है, स्फेरिकल है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आपने ऐसे देखा, इस तरीके से पाया जा रहा है, स्फेरिकल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मैमल्स में क्या होते हैं, जो इनके न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। अब न्यूक्लियोटाइड तो इनमें पाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या है आपको समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें, मैमल में एमआरएनए में 300 से 1200 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, 12,000 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। टीआरएनए 76 से 90 पाया जाता है। और आरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये क्या होता है, डिफरेंट होते हैं आरआरएनए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इतने टाइप के क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं डिफरेंट रिस्पेक्टिवली इन डिफरेंट राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल के 5s, 16s, 23s, ये दोनों में आरएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में 3 पाया जाता है, यूकैरियोट में 4 पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, एमआरएनए क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सिंथेसिस का काम करता है, बनाने का काम करता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ये आपने पढ़ा, न्यूक्लियोलस जब मैंने पढ़ाया वहां पे बताया। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी बनता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो एमआरएनए न्यूक्लियस में, उसके बाद टीआरएनए आपका साइटोप्लाज्म में, और ये राइबोसोम में, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। एमआरएनए का काम क्या है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। जेनेटिक मटेरियल जब फॉर्मेशन होता है तो टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। और ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के एसोसिएशन को फैसिलिटेट करते हैं। राइबोसोम का एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे ये टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, इनका फंक्शन यहाँ देख लीजिए, ये आपका राइबोसोमल आरएनए इस तरीके से पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका टीआरएनए, टीआरएनए क्या करता है, जब ये मतलब सिंथेसिस होती है किसकी, प्रोटीन जब बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड को लाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, अमीनो एसिड को लाने का काम। आप यहाँ देखेंगे ये अमीनो एसिड्स हैं, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स हैं, इनको लाने का काम क्या करते हैं, टीआरएनए करते हैं। ठीक है, इनको लाने का काम कौन करता है, टीआरएनए करते हैं। ठीक, और इनको मैसेज में कोड करने का काम कौन करते हैं, एमआरएनए करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, फिर एमआरएनए यहाँ पे आ रहा है और इसको एमिनो एसिड ला के देने का काम, कोड, जेनेटिक कोड आपने पढ़ा होगा, तो जेनेटिक कोड AUG, ये लाने का काम कौन कर रहा है, टीआरएनए कर रहा है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर इनको सिंथेसिस में हेल्प कौन कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए, यहाँ आप देख रहे हैं राइबोसोमल आरएनए, ये इनके सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये आरआरएनए आप देख रहे हैं इस तरीके से,
ये टीआरएनए है। अभी इसको और मैं बताऊंगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, टीआरएनए लाने का काम कर रहा है, ठीक है। ये एमिनो एसिड ला रहे हैं टीआरएनए, आप देख रहे हैं। तो टीआरएनए क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को लाने का काम कर रहा है। एक को पहुंचाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो ये लाने का काम कर रहे हैं। और आरआरएनए क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोम है इसको एसोसिएट करने का काम राइबोसोमल आरएनए करता है, ठीक है। तो होपफुली अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। एमआरएनए क्या करते हैं, कैरी करते हैं कोडॉन फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया। ये एंटी कोडॉन्स लाते हैं, ठीक है, ये कोडॉन कैरी करते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई कोड पाया जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये यूसीजी का एक कोड पाया जा रहा है। किस पे पाया जा रहा है, एमआरएनए पे पाया जा रहा है। और इसको एंटी कोडॉन, मतलब इसके उल्टा वाला कोडॉन, मतलब यूए के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ, ये देने का काम टीआरएनए कर रहा है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा एमआरएनए और टीआरएनए क्या काम करते हैं। ये कोड कैरी करता है और ये उसका उल्टा एंटी कोड कैरी करता है। और यहाँ पे कोडॉन और एंटी कोडॉन दोनों एब्सेंट होते हैं, मतलब ये राइबोसोमल आरएनए है आपका, ठीक है। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पे कोडॉन एंटी कोडॉन कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है, इस राइबोसोम में, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है। तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये एक मैंने क्या बताया, कंपैरिजन बता दिया, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का और राइबोसोमल आरएनए का। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। मैसेंजर आरएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोमल आरएनए तो आपको पता है राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मैंने तीनों का दिखा दिया है, यहाँ भी मैंने बता दिया है, ये एक एक स्ट्रक्चर भी मैंने दिखा दिया है। ये है आपका एमआरएनए, ये है आपका राइबोसोमल आरएनए, और यहाँ आप अगर आप देखें तो ये है आपका टीआरएनए, कुछ इस तरीके का पाया जाता है। अभी इसके बारे में आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि क्या है ये, ठीक। आरएनए की बात करें तो इसमें पहला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की बात करें, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए में, राइबोसोम में और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसलेटेड होता है एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन में, और ये एमआरएनए सिंथेसिस जो है क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है, यही बात यहाँ पे कही गई है। और एमआरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए, मतलब डीएनए के कंपेरिजन में इनकी जो एज कह सकते हैं हम, वो कम होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया, ये कुछ इस तरीके का दिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, टीआरएनए की। टीआरएनए की अगर बात की जाए तो टीआरएनए का क्या कहता है, क्लोवर लीफ मॉडल पाया जाता है, ठीक है, विथ सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन्स। इनमें सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन पाए जाते हैं, जैसे एक्सेप्टर स्टेम, एंटीकोडॉन लूप, डाईहाइड्रो लूप और टी साइसी लूप। इसको आप यहाँ समझिए, यहाँ आपको अच्छे समझ में आएगा। ये इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक्सेप्टर आर्म पाया जाता है। जो अमीनो एसिड नया आएगा यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर आर्म पाया जाता है। ये टी लूप पाया जाता है, ठीक है, और ये डी लूप पाया जाता है। यहाँ पे टी साई सी लूप पाया जाता है और डी लूप पाया जाता है, और ये एंटीकोडॉन लूप है, ठीक है। अब इसको समझेंगे एंटीकोडॉन क्यों होता है, क्योंकि एमआरएनए जो लाएगा वो यहीं पे पाया जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें आपके स्ट्रक्चर के समझ में आ गई होंगी इसको। तो स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, एक्सेप्टर आर्म पाया जाता है। स्पेसिफिक एमिनो एसिड से यही बाइंड करेगा। यहाँ पे जो आर्म पाया जा रहा है, कोई एमिनो एसिड आके यही बाइंड करेगा। एंटीकोडॉन लूप क्या कहता है, 3 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसमें, AUG, ठीक। और एमआरएनए में इसका उल्टा पाया जाता है, जैसे मान लीजिए A के साथ यहाँ पे T तो होता नहीं है, U के साथ A, G के साथ C, इसका उल्टा टीआरएनए पर पाया जाएगा, और ये क्या होंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप स्टेबलाइज करता है टीआरएनए के स्ट्रक्चर को, मतलब उसको स्टेबल बनाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है डी लूप, ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए पाया जा रहा है, ठीक है। और टी साइस जो सी है, जिसको कि थाइमिन साई साइटोसिन कहते हैं, ये मॉडिफाइड बेसिस को कंटेन करता है, मॉडिफाइड बेसिस को कंटेन करता है यहाँ पे, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लोवर लीफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह होता है।
इनमें 4 रीजन्स पाए जाते हैं, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप और टी साई सी लूप। इसको साई कहते हैं, इस जो स्ट्रक्चर इसको साई कहते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड का राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। हर टीआरएनए मॉलिक्यूल स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करता है, मतलब ये एक टीआरएनए है तो इसका अलग अमीनो एसिड होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, ये जाएगा तो उसके बाद ये इस तरीके से ये करते हैं काम, ठीक है। हर टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है उसके पास एंटीकोडॉन रीजन जो दूसरे से आके पेयर करेगा। ये इंश्योर करता है कि करेक्ट अमीनो एसिड ही आके बाइंड करें, जो मतलब ये टीआरएनए है और इसका एमआरएनए, इन दोनों का जो पेयरिंग हो वो सही हो, मतलब ए के साथ जो है एटीजीसी जैसे होता है तो ए के साथ यू और गुआनिन के साथ साइटोसिन, ये पेयरिंग सही होनी चाहिए। अगर गलत हुआ तो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत सारे जो जेनेटिक डिजीज होते हैं ये इसी वजह से, गलत पेयरिंग की वजह से कुछ भी गलत हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आरएनए की बात करें तो उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए कंपोनेंट है राइबोसोम का। ये लार्ज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल से बनकर बने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करें तो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, और ये सब यूनिट्स क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स को कैटालिटिक साइट मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे हेलिकेस और लूप्स स्टेबलाइज करने में। आप सबको पता है कि ये आपका प्रोटीन इस तरीके से प्राइमरी बन गया, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर टर्सरी बनता है, फिर क्वार्टरनरी। आरएनए जो है मेजर कंपोनेंट, आरएनए मेजर कंपोनेंट किसका है? राइबोसोम का। जो सेलुलर ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, और दे कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं जिससे उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे डीएनए किससे जुड़ा था? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है। उसी तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं अमीनो एसिड, और फ्रेमवर्क एमआरएनए और टीआरएनए के इंटरेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आरएनए टीआरएनए का क्या वर्क होता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। थैंक यू एवरीवन।